नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आज एनवायरमेंटल साइंस का लेक्चर साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम बेसिकली एज स्ट्रक्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस और पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में डिस्कशन करेंगे यूनिट 2 में। और आगे बढ़ने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और जो भी वीडियो चाहिए आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर और पढ़ाने में भी कोई दिक्कत हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। आपकी जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। सो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि एज स्ट्रक्चर होती क्या है। एज स्ट्रक्चर मतलब कि, या इसको एज कंपोजिशन भी कहते हैं। इसका बेसिक मतलब यही समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में, तो वहाँ पे देखते होंगे कि कुछ लोग बूढ़े हैं, कुछ लोग यंग है, कुछ लोग बच्चे हैं। ठीक है, तो इसका अब और वो पूरी पॉपुलेशन आपके गांव के जितने भी लोग हैं, तो इन्हीं या बच्चों से, बूढ़ों से या जवान लोग से बनी हुई है। तो ये जो अलग अलग तरह की एज ग्रुप है, इसको मिला देते हैं, तो इसी को ही एक तरह से समझिए कि ये पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर हो गया, आपके गांव का कंपोजिशन हो गया। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं। और किसी बेसिक कंसेप्ट यही है। तो जब हम देखते हैं कि एज स्ट्रक्चर क्या है, तो देखते हैं कि एज कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रिफर टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप इन अ कंट्री। डिफरेंट एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ना कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो वो डिफरेंट एज ग्रुप हैं। तो वो उसी के नंबर ऑफ पीपल कितने हैं हर एज ग्रुप में, उसको ही कहते हैं पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कंपोजिशन या एज स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसको फिर बेसिकली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन सिंस लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन इन एज ग्रुप 15 टू 59, 15 टू 59 इंडिकेट लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन। तो जैसे जाहिर सी बात है कि जो 15 से 59 वर्ष के लोग हैं, ठीक है, ये ज़्यादा यही जॉब करते हैं। ठीक है, ये वर्किंग पॉपुलेशन इसको बोली जाती है। इसको क्या बोला जाता है? वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन बोला जाता है एक तरह से। तो इसकी जनसंख्या ज़्यादा, जो बेसिकली जो डेवलप कंट्रीज होती है ना, जैसे इंडिया है, उनके केस में इनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वर्किंग पॉपुलेशन की जनसंख्या ज़्यादा होती है। यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन में एज ग्रुप क्या होता है? 15 से 59 होता है। ये पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि वर्किंग पॉपुलेशन की एज ग्रुप क्या होती है, इनमें से क्या दे देगा कि 14 से 58 या 15 से 59 या 20 से 60। तो आपको पता होना चाहिए कि 15 से 59 होती है वर्किंग पॉपुलेशन एज ग्रुप की, जो काम करता है। ठीक है, और अब क्या है कि ग्रेटर proportion ऑफ द पीपल एबव 60% रिप्रेजेंट एजिंग पॉपुलेशन विच रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी। जाहिर सी बात है कि 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग जो होंगे, उनको क्या चाहिए भाई? वो तो अब बूढ़े हो चुके हैं, अब वो काम करके अपने ऑफिस से रिटायर हो चुके हैं। तो उनको क्या चाहिए? उनको केयर चाहिए, चाहे सरकार से हो चाहे आपकी फैमिली से हो। ठीक है, तो केयर में उनको ये हेल्थ फैसिलिटी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जब बूढ़े होते हैं लोग, तो उनको हेल्थ फैसिलिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं किससे? 60 ग्रेटर देन 60 ईयर्स के जो होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एजिंग पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर होगा कि एजिंग पॉपुलेशन किसको कहते हैं, कि 60 वर्ष से ज़्यादा की जो जनसंख्या होती है, वो लोग एजिंग पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, जिनकी एज 60 वर्ष से ज़्यादा होती है। और तो ये भी पूछ सकता है कि एजिंग पॉपुलेशन में किस वर्ष के लोग आते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और फिर आगे चलते हैं। सिमिलरली young population mean that the region है हाई बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन इज यूथफुल। जाहिर सी बात है कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब कि यंग लोग होंगे, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे जो बर्थ रेट है ना, जन्म दर है, वो ज़्यादा है, और जो जनसंख्या है वहाँ की, उसको यूथफुल जनसंख्या है। ठीक है, तो उसका परिणाम यह है कि नंबर्स एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फाउंड विद इन चिल्ड्रेन
वर्किंग एज एंड एज ग्रुप। तो जैसे मैंने बताया कि एज ग्रुप क्या हो गया, एज ग्रुप क्या हो गया, 60 साल से ऊपर जिनकी जनसंख्या है। वर्किंग का क्या हो गया, 15 टू 59 हो गया। और चिल्ड्रेन का क्या हो गया, 0 से एक तरह से आप कह लीजिए कि 15 तक के, 15 से नीचे ही। तो ये क्या हो गया चिल्ड्रेन, तो ये पूछ सकता है। तो ये अब ये जो जनसंख्या है कि चिल्ड्रेन है, वर्किंग एज है और एज ग्रुप के जो लोग हैं, ये तीनों मिला के ही एक तरह से जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और कंपोजिशन बनाते हैं। और किसी भी सोसाइटी में, किसी भी देश में ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करते हैं वो इन्हीं के बेस पे करते हैं। जैसे कि बूढ़े लोग ज़्यादा हैं कहीं पे, जैसे जापान का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसमें क्या है ना कि जापान की जो जनसंख्या है अब निगेटिव ग्रोथ में जा रही है। निगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि वहाँ पे जो जन्म दर है वो भी कम हो गई है और मृत्यु दर है वो भी कम हो गई है। तो मृत्यु दर कम हो गई है लेकिन जन्म दर तो ज़्यादा है नहीं। तो क्या है, जनसंख्या का जो निगेटिव ग्रोथ हो रहा है, यानी कि निगेटिव ग्रोथ होने का मतलब कि सपोज करिए कि 2010 में अगर वहाँ पे 100 लोग पैदा हुए थे पूरे, एक एग्जाम्पल के रूप में, तो 2011 में जो है वहाँ पे कितने लोग पैदा हुए, 99 या 90 लोग ही पैदा हुए। ठीक है, तो इसी से लिए इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव ग्रोथ रेट बोलेंगे। तो ये सब रीजन है कि, तो अब हमें देखना होता है कि एज ग्रुप के हिसाब से ही हम सरकार को पॉलिसी फ्रेम करना। अब जापान जैसे कंट्रीज में क्या है कि हेल्थ फैसिलिटीज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कि इंडिया के केस में यहाँ पे यूथ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यूथ की जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको काम करने के लिए काम चाहिए, यानी कि जॉब चाहिए। तो गवर्नमेंट की वैसी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ती है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर सके और यूथ को जॉब दे सके। ठीक है, और जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेंस को भी ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि इस तरह के कंट्री, चिल्ड्रेंस को भी क्या चाहिए, केयर चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो जो हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है, ब्रॉड थ्री कैटेगरीज में उनको ग्रुप किया जा सकता है। एक तो चिल्ड्रेन हो गए जनरली बिलो 15 ईयर्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई चिल्ड्रेन में किस एज के ग्रुप के लोग आते हैं, जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है हमारा। तो 0 से 15 साल के कम के लोग। ठीक है, 15 साल से कुल मिला के 15 साल से कम के लोग इसमें आ जाएंगे। तो इनका क्या मतलब है, वैसी जनसंख्या जहाँ पे कि चिल्ड्रंस ज़्यादा हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसका सिंपली ये मतलब होता है कि चिल्ड्रंस क्या है, देखिए वो काम करने के लिए तो उनको काम तो करने नहीं दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने भी बैन लगा रखा है। ठीक है, तो चिल्ड्रंस एक तरह से इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं। तो किसी भी कंट्री के लिए चिल्ड्रंस, अब भाई वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है, अनप्रोडक्टिव है ना, वो कोई कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं, तो उसीलिए इकोनॉमिकली उनको बोला जाता है अनप्रोडक्टिव। ठीक है, एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और तो जो हमारी चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन एज ग्रुप है उनको क्या चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल केयर चाहिए, फूड चाहिए और इकोनॉमी, इतना कुछ चाहिए। लेकिन वो कुछ इकोनॉमिकली प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री को नहीं देंगे। लेकिन हाँ, जैसे ही वो 15 साल के होंगे, उससे ऊपर के होंगे, वो वर्किंग ग्रुप में जाएंगे और जब ये सब चीज़ें उनको प्रॉपर मिली रहेंगी तो वो जो यूथ होगा वो और प्रोडक्टिव होगा। तो ठीक इसीलिए हमें चिल्ड्रेंस एज ग्रुप को फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन और मेडिकल केयर प्रॉपर देनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारे, इसीलिए उनको बोला जाता है हमारे फ्यूचर हैं। किसी भी कंट्री के फ्यूचर होते हैं बच्चे। तो अब वर्किंग एज ग्रुप की बात करते हैं। वर्किंग एज ग्रुप में 15 से 59 साल के लोग आते हैं और ये क्या होते हैं, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं, बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव का मतलब ये हो गया कि वो काम धाम करते हैं, वही देश की जनसंख्या इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जैसे कोई नौकरी कर रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो कोई आर्मी में है, तो कोई अलग अलग तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, कुल मिला के जो जनसंख्या का वो पार्ट जो काम कर रहा है वही 15 से 59 साल के उसमें आता है और उसको वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब जो काम कर रहा है, जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, इसीलिए उसको इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव कहते हैं। अब ऐसे लोग क्या होता है कि बड़े होते हैं तो उनकी शादी भी होती है, तो वो बच्चे भी पैदा करते हैं, इसलिए बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव उनको भी बोला जाता है। ठीक है, दे कंप्राइज वर्किंग पॉपुलेशन, और उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर वो आते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो है क्या है, लास्ट ये है कि एज्ड लोग, यानी कि वृद्ध लोग। वृद्ध लोग क्या है, जिनकी आयु जो है 59 से ऊपर है।
ठीक है, 59 से ऊपर है। तो ये चूंकि क्या होते हैं, ये बेसिकली अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 60 वर्ष के बाद या 58 वर्ष के बाद जो काम कर रहा है उसको रिटायर कर दिया जाएगा, तो वो अब जैसे ही रिटायर होगा तो क्या होगा, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव तो होगा, उसको चीजें आती तो होंगी, लेकिन वो क्या हो गया, वो रिटायर हो चुका है। ठीक है, अब वो ये भी हो सकता है कि वो वॉलंटरी वर्क करे, जैसे कि अच्छा वो सोच रहा है कि चलो कुछ काम कर लेते हैं, अब रिटायर हो गए, बैठे हुए हैं तो कुछ कर ही लेते हैं। ठीक है, तो उसीलिए वो वॉलंटरी वर्किंग है। लेकिन वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है सरकार का, उसमें अवेलेबल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें अब उस नौकरी को जो रिटायर हो गया उसको अपने यूथ को देना है। ठीक है, अब तो यही देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन एंड एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज द ग्रुप आर नॉट प्रोड्यूसर। सही बात है कि जैसे जो चिल्ड्रेन एज ग्रुप के लोग हैं और जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, चिल्ड्रेन लोग हैं, वो प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में उस तरह से भाग तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उनको केयर चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, फूड चाहिए, क्लॉथिंग चाहिए। तो वो जो डिपेंडेंसी रेशियो होती है, डिपेंडेंसी रेशियो का सिंपल ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी देश में 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 50 लोग काम करते हैं और फिर 50 लोग नहीं काम करते हैं, तो डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या हो गया कि वो जनसंख्या का पार्ट जो कि देश की रिसोर्सेज पे निर्भर है कि उनको देश जो है फूड देगा, क्लॉथिंग देगा, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए 50 का नहीं, हम मान लीजिए कि ऐसे लोग जो 60 लोग काम कर रहे हैं और 40 लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो गई, 100 में से डिपेंडेंसी रेशियो क्या होगी, 40% के हिसाब कुल जनसंख्या ऐसी है 40% जो कि हमारी अनप्रोडक्टिव है, जिसको केयर की जरूरत है, मेडिकल की जरूरत है। ठीक है, तो अब ये निकाल लीजिए, ऐसे 40% आ जाएगा। जो 100 में 40 लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं तो इसका परसेंटेज कितना हो गया, 40% ऐसी जनसंख्या हो गई जो क्या कर रही है, काम नहीं कर रही है। तो यही जनसंख्या डिपेंडेंट है। ठीक है, इसी को डिपेंडेंसी रेशियो किया जाता है। तो अब जैसे कि निकाल लीजिए, 40 40 40/60, तो ये डिपेंडेंट है, ये काम कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, पोर्शन ऑफ द थ्री एज ग्रुप ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन द फिगर। ये कह रहे हैं कि नीचे एक फिगर है, उसमें तीनों की वो दिया गया, जैसे ये है इंडिया की जो जनसंख्या है ना, ये एज स्ट्रक्चर, एज कंपोजिशन जो इंडिया का है इस समय, वो इस तरह से कुछ है कि एडल्ट जो है 58.7% है, बूढ़े लोग 6.9% है, बच्चे क्या है 34.4% है। ठीक है, तो चिल्ड्रेन का है, ये चिल्ड्रेन का है। ठीक है, ये क्या है, एडल्ट का है, ये एडल्ट का है, और ये बूढ़े लोगों का है। ठीक है, तो ये इंडिया का पॉपुलेशन का इस कंपोजिशन कुल मिला के इस तरह का है। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब इसका इसका महत्व क्या है, इसका महत्व क्या है, इस कंपोजिशन का, इस स्ट्रक्चर का महत्व क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि एक तरह से इम्पोर्टेंट स्टैट्स मिल जाती है हमको, डेमोग्राफिक एक डेटा मिल जाता है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो अपनी डेवलपमेंट प्लान जो है, गवर्नमेंट उसी को, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को, उस सोसाइटी को कैसे चलाना है, गवर्नमेंट अपनी पूरी पॉलिसी, अपनी कोई स्कीम उसी हिसाब से बनाती है। कि जैसे अगर बूढ़े लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मेडिकल फैसिलिटी और केयर पे फोकस करना है, यंग लोग हैं तो जॉब भी क्रिएट करना है, बच्चे हैं तो उनको स्कूलिंग के लिए भी देखना है। तो इसीलिए वो जो प्लानिंग होती है ना एजेंसी की, कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है या डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीमें चलानी है, वो एज स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन होता है। ठीक है, और वो जो पॉपुलेशन मोस्टली डिपेंडेंट है तो उनके लिए क्या चाहिए, जो मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, मोस्टली डिपेंडेंट पॉपुलेशन जैसे बच्चे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, वेलफेयर एक्टिविटी पे जाएगा। सरकार वेलफेयर एक्टिविटी पे ज़्यादा, पेंशन पे, इन स्कॉलरशिप पे, स्कूल बनाएगी तो इस पे खर्च करेगी। अब वर्किंग पॉपुलेशन है तो क्या है, ऐसी पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन के लिए क्या होगा, सरकार ऐसी योजना लेके आएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और लोगों को जॉब मिल सके। ठीक है, और ये भी होता है जैसे कि जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, या जो भी तरह की वर्किंग है, या एज ग्रुप की पॉपुलेशन है, या
बच्चों की पॉपुलेशन है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री में अ पर्सन एज इन्फ्लुएंस व्हाट सी नीड्स बाई डज सी हर कैपेसिटी टू परफॉर्म। ये भी होता है अब जैसे कि बूढ़े हैं, जवान हैं या बच्चे हैं, तो उन सबका जो बाई करने का एक तरीका होगा कि वो उनको सबको सबको अलग अलग पसंद होगा। कुछ जो यंग होंगे वो अलग तरह की खरीदारी कर रहे हैं, जो बच्चे होंगे वो अलग तरह की खरीदारी करने चाहेंगे, और जो बूढ़े होंगे उनकी अलग तरह की नीड होगी खरीदारी की, मार्केटिंग की। तो ये भी चीज़ें होती हैं, ये भी हमें उस एज ग्रुप, उस देश की जनसंख्या से हमको जो इस तरह का डेटा मिलता है तो हमको पता चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो रहा हमारा एज स्ट्रक्चर और उसका सिग्निफिकेंस, उसके फायदे, इंपॉर्टेंस क्या थी। अब आगे है पॉपुलेशन पिरामिड और इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीमेंटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या होता है और इम्प्लीमेंटेशन क्या है पॉपुलेशन पिरामिड का। ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड एक्चुअली में क्या है कि जो पॉपुलेशन है ना उसमें मेल और फीमेल ये दो हैं। ठीक है, मेल और फीमेल को एक तरह से दर्शाता है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, तो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज टू स्टडी कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज एंड सेक्स ऑफ पॉपुलेशन। एज और एज की मतलब कि वो किस एज की पॉपुलेशन है उस पिरामिड में हम दिखाएंगे, और जो सेक्स की, फीमेल कितनी है या मेल कितने हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन पिरामिड पे। इसीलिए जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है उसका एक नाम और है एज और सेक्स पिरामिड है। ठीक है, ये दो नाम होते हैं। ठीक, तो पूछ सकता है कि पॉपुलेशन पिरामिड को कौन सा क्या कहते हैं, तो एज और सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। क्योंकि एज पिरामिड क्यों कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसमें कितने बूढ़े हैं, कितने यंग हैं, कितने बच्चे हैं, इसको भी हम दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं एग्जाम्पल के थ्रू, 100 लोगों में 40 लोग क्या हैं, यंग है, 20 लोग क्या हैं, बूढ़े हैं, और फिर मान लीजिए, नहीं इसको हम 50 कर देते हैं, 50 लोग यंग है, 20 लोग बूढ़े हैं, फिर क्या बचा, 30 लोग क्या है, बच्चे हैं, ये चिल्ड्रेन है। ठीक है, ये क्या है, एज ग्रुप के लोग हैं, ये क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन। तो इसको अगर दिखाना हो, मान लीजिए कि हमको सबसे पहले किसको दिखाना है, हम अगर सबसे पहले जो अम, बच्चे हैं उनको दिखाना चाहते हैं, तो बच्चों का तो ऐसे बन गया मान लो। ठीक, बच्चों के बाद यंग लोग आए, तो यंग लोग, बच्चे 30 हैं, यंग लोग 50 हैं, तो ये थोड़ा सा और ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बन गया, ये क्या बन गया, ज्यादा बन गया। अब बूढ़े क्या है, वो बच्चों से भी कम है, तो उसका पिरामिड इस तरह से बन गया। तो ये जो नंबर मैंने अभी बताया एग्जाम्पल, उसका पिरामिड इस तरह से बन गया। ठीक, अब सेक्स की बात आती है कि मेल 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 और फीमेल, मेल और फीमेल को हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें भी रिप्रेजेंट हो सकती है, सेक्स भी और मेल, सेक्स भी और जो पॉपुलेशन है, स्ट्रक्चर है, उसका एज का वो भी एक साथ में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अगर मेल और फीमेल का ही केवल बनाना है, मान लीजिए कि 100 ले लिया हमने, 100 में मान लीजिए कि 60 जो है मेल है, 60 मेल है, और 40 क्या है, फीमेल है। तो इसको दिखाना है, अगर मान लीजिए हमको मेल को नीचे दिखाना है, तो मेल ये हो गया, अगर मेल इस तरह से हो गया, ये 60, तो ये 40 जो है ये फीमेल हो गया। ठीक है, ये फीमेल हो गया, ये मेल हो गया, तो ये पिरामिड इस तरह से बन जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये क्या है, ये जो हम किसी भी पॉपुलेशन को एक ग्राफिकल रूप में जो दिखाते हैं ना, कि ग्राफिक्स में कि इतनी जनसंख्या है, इसमें इतने मेल हैं, इतने फीमेल हैं, या इतने बच्चे हैं, इतने यंग हैं, इतने बूढ़े लोग हैं, उनको हम ग्राफिकल फॉर्म में जब दिखाते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं। और वो एज और सेक्स पिरामिड भी बोला जाता है। ठीक है, वी रिफर दीज ग्राफ्स एज ए पिरामिड बिकॉज दे आर यूजुअली शेप्ड लाइक ट्रिंगल्स। बेसिकली ये क्या होते हैं, जब बनाएंगे आप तो ये ट्रिंगल के रूप में आते हैं। दो शॉर्टली पॉपुलेशन पिरामिड आल्सो अदर शेप भी ले सकते हैं, जैसे इस केस में। ठीक है, the shape of the population pyramid reflect the characteristics of the population। अब इसमें भी ये भी होता है कि जब हम एक और पॉपुलेशन क्या जो एज ग्रुप है वो दिखाएं, और एक और जो कि उस पॉपुलेशन की सेक्स को भी दिखाएं, तो उसमें दो चीजें होती हैं कि लेफ्ट साइड क्या करता है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड शो परसेंटेज ऑफ मेल, ठीक है, राइट साइड शो द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन ईच ग्रुप। समझ में आया आपको।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि लेफ्ट साइड को हम जो मेल की पॉपुलेशन होती है उसको लेफ्ट साइड में दिखाते हैं, जो फीमेल की पॉपुलेशन होती है उसको राइट साइड में दिखाते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है मिडिल ग्राफ में, वो क्या करती है, मेल को फीमेल से सेपरेट करती है, ठीक है। फिर एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन refers to the number of female and male in different age group। ये कुल मिला के एज सेक्स स्ट्रक्चर कोई भी पॉपुलेशन का यही बताता है कि नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल जो भी डिफरेंट ग्रुप में है, कि मतलब कि मान लीजिए कि यंग लोग हैं तो उसमें कुछ फीमेल होंगी कुछ मेल होंगे, उनको हमको पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। हम बच्चों में कि कितनी बच्चियां हैं कितने बच्चे हैं, बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, वो भी दिखा सकते हैं। बूढ़ों में कि कितने दादा हैं कितनी दादियां हैं, या जो भी बूढ़े हैं ये लोग, उनको भी दिखा सकते हैं मेल फीमेल में। तो ये एज सेक्स जो स्ट्रक्चर है ना, एज सेक्स स्ट्रक्चर जो है उसी वही रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं कि अब उससे हमने एज सेक्स स्ट्रक्चर या एज सेक्स पिरामिड से क्या क्या पता लगाया, कि वेरियस पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री हमको पता लग सकती हैं, कि परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी मेल फीमेल है, हमको उससे ये भी पता लग सकता है। नंबर ऑफ डिपेंडेंट इन अ कंट्री, द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट कैटेगरी, अब उससे क्या लग सकता है पॉपुलेशन पिरामिड से, कि एक तो मेल फीमेल कितने हैं, और एक तो ये भी कि कितने वर्किंग हैं, कितने पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट बूढ़े बच्चे हैं, ठीक। तो इट आल्सो शो कि बर्थ और डेथ का लेवल भी बता देता है पॉपुलेशन पिरामिड, क्योंकि जैसे समझ लीजिए कि किसी भी देश में जहाँ पे बर्थ रेट बहुत हाई होगी तो वहाँ पे बच्चों की संख्या और यंग लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। तो यंग और उसमें क्या होगा, पॉपुलेशन का जो हम पिरामिड बनाएंगे तो यंग की ओर और बच्चों की ओर ज़्यादा आ जाएगा, बूढ़ों की ओर कम आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन पिरामिड कई तरह के होते हैं, उसमें सबसे पहले एक एक देखते हैं एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन। उस पिरामिड में क्या होता है, वो जनरली अंडर डेवलप कंट्री की पिरामिड जो होती है ना, ये क्वेश्चन अगर आए कि अंडर डेवलप कंट्री की पिरामिड कैसे हो सकती है, एक्सपेंडिंग पिरामिड हो सकती है। एक्सपेंडिंग पिरामिड का मतलब ये है कि वहाँ पे बच्चों की संख्या या यंग लोगों की संख्या ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बूढ़े लोगों की। जैसे डेवलपिंग कंट्री इंडिया है तो उसमें देखिए, अब अंडर डेवलप में भी यही कैसे कि वहाँ पे क्या होता है, डेथ रेट भी ज़्यादा होती है और बर्थ रेट भी ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में बस एक होता है कि डेथ रेट थोड़ी सी कम हो जाती है, और बर्थ रेट भी एज कम्पेयर टू जो कम लेस डेवलप कंट्री हो उनके कम हो जाती हैं। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन किसकी होती है, अंडर डेवलप की। जो पिरामिड बनती है ना अंडर डेवलप कंट्री, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया, या हम नाइजीरिया का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, केनिया का एग्जाम्पल ले लें, तो उनकी जो पिरामिड होगी बनेगी वो एक्सपेंडिंग होगी। क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो ट्रायंगुलर से और ट्रायंगुलर इस तरह से बनेगा कुल मिला के, ठीक है, इसी को एक्सपेंडिंग पिरामिड कहते हैं। जो बेस होगा वाइड होगा, और टिपिकल लेस डेवलप कंट्रीज में ये पाया जाता है। बेस वाइड क्यों होगा, कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, यंग लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, बूढ़ों की संख्या ऊपर जैसे जाएंगे कम होती जाएगी, ठीक है। दीज हैव लार्जर पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप ड्यू टू द हाई बर्थ रेट। जैसा मैंने पहले बताया कि जैसे बांग्लादेश और मेक्सिको में इस तरह की पिरामिड देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि जो लेस डेवलप कंट्रीज होंगी वहाँ बर्थ रेट बहुत हाई होगी। ये बर्थ रेट हाई होगी तो जो लोअर पॉपुलेशन है जैसे कि यंग है और बच्चे हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बूढ़े की। तो अब मान लीजिए कि सबसे पहले हमने बच्चों को दिखाया, ठीक है, मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए कि फिर 70 क्या है, 70 यंग लोग हैं, ठीक है, ये 70 यंग लोग हैं, फिर उसमें 40 बूढ़े ही हो गए, केवल 40 ही हो गए। तो ये कैसा बन रहा है, इस तरह का शेप बना रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंडिंग पिरामिड कहते हैं कुल मिला के। तो इसकी कुछ खासियत है, ये नोट कर लीजिएगा कि उसका एक्सपेंडिंग पिरामिड का वाइड बेस होता है, और ये लेस डेवलप कंट्रीज में मिलते हैं, और ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, क्योंकि जो लोअर लेवल एज ग्रुप होता है उनकी बर्थ रेट हाई होती है, ठीक। तो जैसे ये इस तरह से देखिए इसमें दिया हुआ है ये, अब एज इधर एज ग्रुप दिया हुआ है, इधर एज ग्रुप है ये दिया हुआ कि 0 से 4,
5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 30, 30 से 34, इस तरह से एज आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, और जैसे ही एज बढ़ रही है, जनसंख्या ऊपर लोगों की कम होती जा रही है, इधर कम एज के लोग हैं तो यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, अब जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, अब देखिए राइट साइड में फीमेल दिखा दिया, लेफ्ट साइड में मेल दिखा दिया। ये पॉपुलेशन पिरामिड जो एज सेक्स स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ही होता है कि राइट में जो राइट साइड है उधर फीमेल आ गई, और जो ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है तो मेल आ गए। और ये अंडर डेवलप कंट्री की पिरामिड है, उसको एक्सपेंडिंग पिरामिड भी कहते हैं। फिर एक्सपेंडिंग पिरामिड का में अब केन्या का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि केन्या का भी। तो केन्या क्या बेस क्या होता है, जो नीचे का ये नीचे का है पिरामिड का, ये वाला पोर्शन आपने जैसे देखा है यहाँ पे देखा है, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, चौड़ा है ना, ब्रॉड है ना, इसलिए। और ऊपर जैसे जाएंगे ये और कम होता जाएगा। तो ये केन्या जैसी कंट्री है, या फिर जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने लिया है नाइजीरिया का एग्जांपल लिया है, तो इस बांग्लादेश भी हो सकता है, मेक्सिको भी। तो ये अंडर डेवलप कंट्री है, कम डेवलप कंट्री है, तो इनकी पिरामिड उस तरह से बनती है। ठीक है, बेस जो होता है चौड़ा होता है, और रैपिडली नॉर टुवर्ड्स टॉप होता है, कि मतलब आगे रैपिडली नैरो होता जाता है। और बर्थ और डेथ रेट क्यों क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो अभी ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑल्दो मेनी चिल्ड्रेन आर बॉर्न, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द डाई इन देयर इन्फेंसी रिलेटेड टू फ्यू बिकम एडल्ट एंड हेंस द वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि एक कांस्टेंट पिरामिड होता है, कांस्टेंट पिरामिड का मतलब सिंपल सा ये है, कांस्टेंट पिरामिड का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लीजिए, वो बेल शेप होता है। कांस्टेंट पिरामिड का खासियत बेल शेप होती है, और टेपर्ड टू आर टॉप होती है, तो ऊपर की ओर में टैपर्ड होती है, उसको टैपर्ड शेप बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बर्थ रेट होती है और डेथ रेट स्लो हो जाती है, और वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है, लीडिंग टू नियर कांस्टेंट पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है कि अगर लगातार डेथ रेट और बर्थ रेट कम हो गई, और डेथ रेट भी इक्वल है बर्थ रेट के, जितने पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, और जो पैदा भी हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो नीचे का जो स्ट्रक्चर है ना, नीचे का होता है वो एक तरह से बेल शेप्ड और टैपर्ड हो जाता है। देखिए जैसे जैसे इसमें देखिए, ये क्या है, ऊपर से ऐसे सपोज करिए पकड़ रहे हैं, तो नीचे क्या घंटी की तरह हो गया ना, एक तरह से बेल की तरह। तो इसलिए उसका रीजन यही होता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है, कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, और जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, इसीलिए वो बेल से टैपर्ड हो जाता है। इसको कांस्टेंट पिरामिड कहते हैं। ठीक है, कांस्टेंट पिरामिड का ये इस तरह से बनता है, और ये इसकी खासियत है, ये सब कि बेल शेप टैपर्ड होता है टॉप में, और बर्थ और डेथ रेट क्या होती है, इक्वल होती है। ये पूछ सकता है इस तरह से कि क्या खासियत होती है इस तरह के पिरामिड्स की। ठीक है, तो अब क्या है, अब डेवलपिंग कंट्री का अगर जैसे इंडिया का केस ले लेंगे, इंडिया का केस ले लेंगे डेवलपिंग कंट्री के पिरामिड का, तो क्या होगा कि इंडिया में डेथ रेट जो है स्पेशली अमंग द वेरी यंग डिक्रीज होती है, यंग लोग कम मर रहे हैं इंडिया में। पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप में, जैसे यंगर एज मान लीजिए, ये जो है ये नीचे का पोर्शन ले लीजिए इधर, तो ये यंगर एज ग्रेप है, तो इसमें क्या है, लोग कम मर रहे हैं, तो वहां पे ब्रॉड होगा, बिकॉज दे इन्फेंट सर्वाइव एडल्टहुड। ठीक है, such population contain a relatively high number of young people and which means a strong expanding labor force। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज का यही खासियत होती है कि वहाँ पे यंग लोग ज़्यादा होते हैं, जो बेस होता है पिरामिड का वो चौड़ा होता है। ठीक, और उसके कारण क्या है कि वहाँ पे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, यूथ ज़्यादा होगा, काम करने वाली जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो लेबर फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। और एक होता है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एक तरह से डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनकी खासियत होती है, समझ लीजिए, क्योंकि डेवलप हो जाती है वहाँ पे जो ज़्यादा लोग मरते भी नहीं हैं, और लोग बच्चे पैदा में करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं होते, वहाँ पे जन्म दर जो होती है वहाँ पे कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, और मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाती है। जैसे जापान का एग्जांपल ले लीजिए, तो वहाँ पे समझ लीजिए कि जितने लोग मर रहे हैं ना, उससे कम पैदा हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं, निगेटिव ग्रोथ रेट कहते हैं। डेवलपिंग कंट्री में लाइक जापान show the negative growth rate in population। okay,
तो जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है वो डेवलपिंग कंट्री की क्या होती है, खासियत होती है। तो जापान का एग्जांपल ले लिया, तो इसमें क्या होता है, जो बेस होगा, जैसे बात है कि कम लोग, ये बेस है ना, ये बेस ऐसे बन जाएगा कि बूढ़े लोगों की संख्या ज्यादा हो गई, यंग लोगों की संख्या कम हो गई। जैसे यंग लोग इतने हैं, ठीक है, ये बच्चे हैं, और मान लीजिए कि इसी तरह से इतने ही करीब यंग लोग होंगे, लेकिन बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। ये जो एज्ड पीपल होंगे, इनकी संख्या ज्यादा होगी, तो ये पिरामिड इस तरह से कुछ बन जाता है, ठीक है। इसका बेस क्या होता है, नैरो बेस हो जाता है। टेपर टॉप शो द लो बर्थ एंड डेथ रेट। इसका खासियत क्या हो जाती है कि लो बर्थ रेट होता है, डेथ रेट भी लो होता है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रो इन डेवलपिंग कंट्री यूजुअली जीरो और नेगेटिव, जैसा मैंने बताया कि या तो पॉपुलेशन निगेटिव हो जाती है या तो जीरो रहती है। तो इसका मतलब है कि बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे हैं, या तो बच्चे इतना जितना पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या में लोग मर जा रहे हैं या डेथ हो जा रही है, ठीक है। तो ये कंट्री लाइक जापान की एग्जाम्पल है कि लो बर्थ रेट होता है, पिरामिड नैरो एट द बेस बना देता है, जिसके कारण डिक्रीज डेथ रेट अलाउ द नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड, ठीक है, एज। तो ये है कुल मिला के, इस तरह से देखिए, ये देखिए, ये जापान का है कि ये है, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। 100 से ऊपर ऊपर जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये बच्चे उच्चे यहाँ पे यंग बच्चे कम है, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जा रहा है, ये ज़्यादा एक्सपेंड कर गया। तो ये क्या है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का इस तरह से बनता है हमारा पिरामिड, ठीक। तो ये रहा हमारा पिरामिड का, और पॉपुलेशन पिरामिड का हमने पढ़ा, एज कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंस को देखा। तो कुल मिला के जो इम्पोर्टेंस, एक तरह से जो एज स्ट्रक्चर सेक्स ग्रुप वाला है, एज कंपोजिशन वाला, वही एक तरह से पॉपुलेशन पिरामिड भी हम उससे यही चीज़ें बता सकते हैं कि पॉपुलेशन में गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज बनानी है पॉपुलेशन के हिसाब से ही बना सकती है। सो इस चैप्टर में इतना ही आज के लिए। अगले चैप्टर में हम अ, आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। सो अगर कोई क्वेरी हो आपको और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका उत्तर ज़रूर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कराएं और शेयर करें, लाइक करें। जो भी अगर हमें आपको जैसे लगता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई कमी है तो उसको भी कमेंट करें, हम उसको सही करेंगे। और आपके हर डाउट को, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प होगी ज़रूर करेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।